वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का और साथ ही निवेश से जुड़े और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने का। मेरे साथ मनी एज स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका। और हम निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो पर सलाह दें उससे पहले कमाई के उनके पास और कहाँ कहाँ मौके हैं, विकल्प हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मेरा रुख यहाँ पर छोटी बचत योजनाओं के ओर है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब भी कई ऐसे विकल्प हैं जो कि अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं, अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन कुछ पैसे लगाना चाहते हैं, कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो आपके पास छोटी बचत योजनाओं का भी विकल्प है। ब्याज दरें नहीं बदली हैं अर्नब जी, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले बेहतर ब्याज दे रही हैं। बताएं कौन कौन सी हैं और किस लिहाज से फिक्स डिपॉजिट की तुलना में यहाँ पर ब्याज दर ज्यादा मिल रही है। अगर आप देखें तो जो स्मॉल सेविंग्स की पूरी बुके है, यानी कि इतनी सारी स्कीम्स है स्मॉल सेविंग्स जिसे हम कहते हैं, उसमें पीपीएफ आ जाता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि, एनएससी, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हर 3 महीने सरकार तय करती है कि इसके ब्याज के दर में कितना बदलाव होगा। अब हमने देखा था कि जब ब्याज की दरें घट रही थी तब इन जो स्कीम्स है उनकी रेट स्टेडी रही। तो इस बार जब रेट्स बढ़ी है ओवरऑल इकोनॉमी में, तब अपेक्षा थी कि शायद बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ी है। लेकिन इसमें से 4 फंड स्कीम ऐसी है जहां पर रेट्स काफी हाई है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स। तो पहले तो एक है पीपीएफ, जहां पर आज की तारीख में भी आपको 7.1% मिल रहा है। आपको ये याद रखना होगा कि जब आप निवेश करते हो पीपीएफ में तो वहां पर आपको सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलता है और जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि स्कीम है, वहां पर भी निवेश करने पे सेक्शन 80C बेनिफिट और जो इंटरेस्ट आप कमाते हो वो भी टैक्स फ्री रहता है। यहाँ पर 7.6% की आपको ब्याज की दर मिल रही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो स्कीम है फॉर दोज अबव 60 इयर्स, जहां पर आप अप टू 15 लाख डाल सकते हैं। यहाँ पर निवेश करने पर भी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। यहाँ पर 7.4% है। और एनएससी जहां पर आपको 6.8% मिल रहा है, लेकिन जो अमाउंट आप निवेश करते हो उस पे सेक्शन 80C का बेनिफिट है। प्लस जो इंटरेस्ट आता है वो आपको पे आउट नहीं आता, लेकिन एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर भी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। तो ये फंड्स है या ये स्कीम्स है जहां पर आपको देखिए आपको पता चलेगा कि जब आप एफडी की तुलना करें तो वहां से आपको ज्यादा ब्याज दर मिल रही है। लेकिन 2 चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एक कि यहाँ पर एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट है जो ये स्कीम्स को अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन उसके सामने यहाँ पर ये सभी स्कीम्स थोड़ी लॉन्ग टर्म है, तो वहां पर आपका लॉक इन ज्यादा होगा। बिल्कुल, लॉक इन का ध्यान रखना होगा अगर आप इन स्कीम्स का चुनाव करते हैं। लेकिन क्योंकि हम छोटी बचत योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के निवेशकों को किस तरह की स्कीम में जो है वो पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं हैं जो अलग अलग रीज़न से लॉन्च की गई है। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तो क्या उस गोल के तहत इसमें निवेश किया जा सकता है? जरूर आपको अपना एक स्पेसिफिक गोल अपने निवेश के साथ जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सभी जो स्मॉल सेविंग्स की स्कीम्स है वो डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये आपके डेट पोर्टफोलियो के लिए सही है, लेकिन उसको आप अपने गोल के साथ भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए जो अपना डेट एक्सपोजर है वहां पर एक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए पीपीएफ सही है। सिमिलरली जो अपने बेटी के लिए उसके एजुकेशन, वेडिंग एक्सपेंसेस, उसके लिए बचत करना चाहते हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि सही है। उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन है उनको जो रेगुलर इनकम चाहिए और थोड़ी हाई एट अ रेगुलर पे आउट एवरी क्वार्टरली चाहिए, उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो इस प्रकार के अगर आप अपने गोल्स को अपने निवेश के साथ जोड़ देते हो तो आपके लिए 2 चीज हो जाती है। पहली बात तो ये सभी में एक टैक्स बेनिफिट है, तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, ये आपके लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी गोल्स अचीव करने में मदद रहता है।
चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी में ही मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पर भी बात करें, जहाँ पर आपको अमूमन ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन क्या निवेशकों को ये कंसिडर करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अभी आपको फिलहाल फिक्स डिपॉजिट से बेहतर ब्याज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, अगर आप देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट है, वहां पर आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज मिलेगा। पर आप अगर देखेंगे आज की तारीख में जो रेंज है ऑफ इंटरेस्ट, वो इसी प्रकार से 6.5 से 7.2% तक है। लेकिन जो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वहां पर एक क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि रिस्क होता है कि शायद आपका पैसा आपको वापस ना मिले अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये दो चीज है, वो स्मॉल सेविंग्स में नहीं है, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स एक गवर्नमेंट बैक स्कीम होती है, तो वहां पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। ऑलराइट, वक्त हो गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का, और इस बीच जब तक हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, गजानंद विश्वकर्मा का सवाल मैं ले रही हूं, जिन्होंने 10,000 रुपए की SIP कर रखी है 9 फंड्स में। आपके पास फंड्स की लिस्ट तो होगी ही, और फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना पूछना चाहते हैं इनसे कि इन्होंने क्यों इतने सारे फंड्स शामिल किए हैं। 2 करोड़ का इनका टारगेट है 20 साल के बाद। बताएं, 9 फंड्स में से सबसे पहले तो किस में से निकला जाए और क्यों? तो इनके गोल के सामने पहले एक बार सिर्फ अपने उनके निवेश की तुलना करते। गोल 20 साल में 2 करोड़ का है, उसके लिए उनको 20,000 पर मंथ का निवेश करते हैं, तो एट एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 12% वो अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। जो 20,000 की निवेश करना चाहिए, उसके सामने आज की तारीख में 10,000 का निवेश है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अब आते हैं फंड्स की तरफ। जब आप 10,000 रुपए निवेश कर रहे हो, तो आपको इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो में 6 या 7 मैक्सिमम फंड्स अगर आपके पास हो, तो वो आपके लिए ठीक है। अगर हम गजानन के पोर्टफोलियो पर देखें, तो काफी सारे सेगमेंट्स में या सेक्टर्स में एक रेपिटेशन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, तो जो स्मॉल कैप है, वहां पर उनके पास मल्टीपल फंड्स है, तो वो कैनेरा रोबेको का जो स्मॉल कैप फंड है, उसमें निवेश बंद कर सकते हैं। सिमिलरली जो PGIM का एक फ्लेक्सी कैप फंड उन्होंने शामिल किया है, उसकी भी इस पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है, वो भी बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक क्वांट का एक्टिव फंड है, जो मल्टी कैप फंड है। तो क्योंकि इनके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी है, तो इसमें एक एडिशनल मल्टी कैप फंड जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी बंद कर सकते हैं। तो अगर ये 3 फंड बंद करके वो अमाउंट्स जो एग्जिस्टिंग दूसरे फंड से वहीं पे एलोकेट कर दे, तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज हो जाएगा, मैनेज करना आसान होगा, और जो उनके गोल्स है उसके लिए वो ये पोर्टफोलियो से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी। मोनी का सवाल है ये, इनकी उम्र 25 साल की है और 4 फंड्स में पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं 8,000 रुपये तक का निवेश, और 15 साल में अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। 10% ईयरली कह रहे हैं कि अपने निवेश को बढ़ाने की भी ये कोशिश करेंगे। फंड्स के नाम तो खैर आपके पास है ही। क्या फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मोनी है? चलिए, अभी तक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं, और ये कह रहे हैं कि इन्हें अभी बाजार की गिरावट के चलते कुछ लमसम भी डालना है 3 से 5 साल के लिए, और 1 लाख रुपए तक की इनके पास राशि है जो लमसम के तौर पे ये डाल सकते हैं। तो अर्नब जी, मौजूदा पोर्टफोलियो और इसके बाद 1 लाख रुपए एक मुश्त। देखिए, 3 बहुत अच्छी चीजें हैं कि ये यंग है, इतने यंग एज में इन्होंने अपना निवेश शुरू कर दिया है। दूसरी बात, उनका आउटलुक लंबा है, यानी कि 15 साल के लिए वो बहुत क्लियर है कि 15 साल के लिए वो निवेश करना चाहते हैं। आउटलुक लंबा है, तो इसीलिए वो इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया है, तो उसमें निवेश चल रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो ये पॉजिटिव्स को लेके उनको ये देखना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में जो फंड्स है, वो जो एग्जिस्टिंग फंड सिलेक्ट किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से 2 प्रकार के फंड मिसिंग है। एक है मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो
कैप की तरफ ज्यादा है। तो मेरा उनका सुझाव ये होगा कि आगे जाते जैसे वो अपना निवेश बढ़ाए, एक मिड कैप फंड जिसमें मेरा चॉइस होगा कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, और एक स्मॉल कैप फंड जिसमें निप्पॉन का स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, ये करें। अब दूसरी बात आई कि उनके पास 1 लाख रुपए का जो लमसम निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये होगी, इवन दो बाजार डाउन है, थोड़ा वीकनेस है, लेकिन आप कभी एकमुश्त निवेश न कीजिए। ये कोई भी निवेश हो आपके पास, थोड़ी ज्यादा रकम हो, उसे स्प्रेड आउट कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर 6 इंस्टॉलमेंट या 6 किस्तों में ये निवेश करते हैं अपने एग्जिस्टिंग फंड्स प्लस जो 2 एडिशनल फंड्स मैंने जो बताए हैं उसमें स्प्रेड आउट करके, तो ये इनके लिए सही रहेगा। तो सिर्फ लमसम ना करें, ये निवेश करना 1 लाख रुपया बहुत अच्छी चीज है, तो ये एग्जिस्टिंग फंड्स में कर सकते हैं। ऑल राइट, इससे पहले कि हम दूसरे कॉलर की ओर बढ़ें, दर्शक की ओर बढ़ें, जल्दी से निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। बताएं अर्नब जी, क्या होगा निवेशा गुरु मंत्र आज दर्शकों के लिए? आज का गुरु मंत्र यही है कि हर एक निवेशक जब एक पोर्टफोलियो बनाता है तो वो सिर्फ यही देखता है कि कितना रिटर्न्स आएगा, क्या ये फंड सही है, क्या ये मिक्सचर सही है। ये सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है कि ये पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाए। तो क्या इसे आप बराबर तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल इसीलिए ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब निवेश के पास कोई एडिशनल अमाउंट आती है तो वो जाके एक एडिशनल फंड ऐड कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेजेबल रखना है, थोड़ा छोटा रखना है, क्योंकि बाय इट्स नेचर म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, तो इसे मैनेज करना आप आसान तरीके से करिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए मॉनिटर करना भी अच्छा होगा। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ विक्रम शर्मा दर्शक फोन लाइन पर हैं। विक्रम जी। हाँ जी मैडम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैडम बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। आप बॉम्बे से हैं? हाँ जी मैडम। बारिश में सब ठीक ठाक? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ घर पे। बहुत बढ़िया। चलिए बताएं, अब आपने कुछ फंड्स तो ले ही रखे हैं जिसको आपको रिव्यू करवाना है, लगभग 10 फंड्स है। सर 10 फंड आप कैसे मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो में? नहीं मैडम, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि इसमें से मैं 2-3 फंड अभी बंद करूंगा। जैसे डीएसपी मिड कैप में बंद करके उसको केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में मैं स्विच करना वाला हूँ, वो जो अमाउंट है। और दूसरा मैं एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी वो बंद करके मैं इसमें केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में डालूंगा। तो आप क्यों वैसे स्विच कर रहे हैं? एक्चुअली ये दोनों सब एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए मैं एक ही जगह ये पैसा करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। चलिए, इतनी आपको समझ है बाजार की। और मैडम एक और है मेरा, जैसे ये मैंने अभी स्टार्ट किए थे मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड और दूसरा क्वांट टैक्स प्लान। दोनों में मैं सेम अमाउंट डाल रहा हूँ, जो कि मेरे को किसी एक में अभी उसको भी मतलब ये करना है, दोनों को एक ही मैं किसी एक में डालना चाहता हूँ। तो मेरे को इसके अलावा ये दोनों अच्छे हैं या इनके अलावा किसी एक टैक्स सेवर में अमाउंट डाल सकूँ? बिल्कुल आपको बताते हैं। चलिए अर्नब जी, बहुत सारे फंड्स तो हैं ही, लेकिन अब थोड़ा सा इनको समझ है अपने पोर्टफोलियो को और सॉर्ट आउट करने को लेकर, क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? जी डेफिनेटली बहुत सारे फंड्स है, कम करना है, उसमें से आधा उन्होंने खुद दे दिया है। क्योंकि देखिए 3 एरियाज में रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो रहा है। पहला तो ये है कि ईएलएसएस में 2 फंड्स है, 2 फंड्स की जरूरत नहीं है। तो ये जो एग्जिस्टिंग 2 फंड्स है मिराई का और क्वांट का, मेरे हिसाब से वो मिराई में कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा अमाउंट वहां पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है वहां पर भी डुप्लीकेशन हो रहा है, तो वहां पर इन्होंने भी कहा कि वो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी बंद करना चाहते हैं, वो बहुत सही बात है। सिमिलरली मिड कैप में भी मल्टीपल फंड्स है, तो डीएसपी का मिड कैप बंद करना चाहिए, कोटक का जो है वो चालू रखना चाहिए। मेरा सिर्फ उनको यही कहना है कि ये जो फंड्स जो बंद करेंगे उसमें से जो रकम आएगी वो कैनरा रोबेको के इमर्जिंग
इक्विटीज में डालना चाहते थे, पर मेरे हिसाब से जो 4,500 रुपीज आएंगे उसमें से क्योंकि इनका एलोकेशन दूसरे फंड्स में थोड़ा कम है, तो मेरे हिसाब से 2,500 का एलोकेशन पारंपरिक फ्लेक्सी में जाना चाहिए और बाकी के 2,000 जो है वो SBI फोकस फंड में डाल सकते हैं। तो अगर ये करेंगे तो पोर्टफोलियो में और ज्यादा बैलेंस और मिक्स आ जाएगा, लेकिन अप्रोच जो है वो यही होगा कि जो मल्टीपल एक कैटेगरी के जो मल्टीपल फंड्स है वो बंद कर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आखिरी दर्शक का सवाल हम लेंगे और टीनू हमारे साथ फोन लाइन पर क्या जुड़ गए हैं। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये जो फंड्स इकट्ठा किए हैं, एक में आपने 30 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख डाला हुआ है, ये आपने कब निवेश किया था? ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया था लमसम। ओके, उसके बाद मतलब सभी फंड्स को 3 से 4 साल हो गए हैं ना? हाँ, मिनिमम 2 इयर्स तो हो गए। ठीक है, इसके जरिए आपको कितना इकट्ठा करना है कॉर्पस? इतना अमाउंट मैंने डिसाइड नहीं किया है। मुझे मिनिमम 12% ऑन एन एवरेज मेरे सारे जो पोर्टफोलियो है उससे मुझे मिनिमम 12% रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आपका लक्ष्य है और आप 10 से 15 साल आप इस निवेश में रहेंगे अब, है ना? हाँ। ठीक है, अर्नब जी। जी, अगर उनको 12% पर एनम मिनिमम अमाउंट चाहिए तो बहुत क्लियर है कि उनको एक पोर्टफोलियो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहना चाहिए, और क्योंकि इनका जो समय का निवेश का समय है वो लंबा है, तो इसीलिए इक्विटी पोर्टफोलियो सही रहता है। तो इसमें अगर हम फंड्स देखें तो फंड्स काफी हद तक ठीक है, लेकिन 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि इतने लंबे समय के लिए आपके पास पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेट और इक्विटी में शिफ्ट करता है एज पर द फंड मैनेजर्स विश। तो इससे ये आपका जो एग्जैक्ट फीचर चाहिए आपको वो बैलेंस एडवांटेज फंड में नहीं मिलता। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो स्मॉल कैप का जो फंड है वहां पर भी आपके पास 3 फंड है स्मॉल कैप के, तो एक एक्सिस का स्मॉल कैप जो है वो बंद कर दीजिए और उसकी अमाउंट जो दूसरे 2 फंड्स है वहीं पे आप स्प्रेड कर दीजिए। ये 2 अगर आप चेंजेस करेंगे तो दूसरा पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है वो ठीक है, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो बैलेंस एडवांटेज का अमाउंट आपके पास आएगा वो आप दूसरे जो एग्जिस्टिंग फंड है वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कोई नए फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह कि आप लमसम निवेश मत कीजिए कभी भी हो, क्योंकि उसे थोड़ा स्प्रेड आउट कीजिए, उससे आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को एवरेजिंग आउट हो जाता है कॉस्ट का, तो ये करना बहुत जरूरी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि टीनू को आपकी समझाइश समझ में आ गई हो और इसी के साथ साथ बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। समय खत्म हो चुका है, मुझे भी आज के शो में इजाजत दे, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस नंबर पर आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी पर अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।